ओ- क्वेश्चन नंबर 11 में कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है ठीक है, वरना आप नया कॉन्सेप्ट देखिएगा, ठीक है। मैं बस 2 मिनट में कंटिन्यू करता हूँ, तब तक आप ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को।
किया, ट्राई किया आपने? हेलो। यस सर। ट्राई किया ना तुझे? सर हमसे सॉल्व नहीं हुआ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू द लाइन इंटरसेक्ट एक्सिस। दरअसल हमने इस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा है अभी, इसलिए नहीं हुआ। मैं देखे चला गया फिजूल में इसको। यहाँ पे हमने कहाँ तक बात कर ली थी? एक तो इतनी सारी एग्जांपल्स हैं और इसको खत्म ही करूंगा। कोप्लेनरिटी पे नहीं पहुंचे थे अभी हम। मुझे लगता है मैंने इसकी बात भी नहीं की थी। प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द, ये तो बात हो गई थी ना। स्क्रीन दिख रही है? और आवाज कट तो नहीं रही मेरी आज? हेलो। हेलो मंतशा। हेलो। यस सर। क्या मेरी वॉइस कट रही है? सर अभी बिल्कुल चली गई थी। मेरी वॉइस चली गई थी। मेरे यस नेटवर्क तो यस ठीक, सर। नेटवर्क तो ठीक आ रहे हैं मेरे। आप चेक कीजिए, आपके ठीक आ रहे हैं नेटवर्क? यस सर। मैं ये बोल रहा था, वो क्वेश्चन मैंने अभी उसकी चीजें बात, उसके ऊपर जो चीजें हैं ना वो पढ़ाई नहीं है सजा से। अभी हम आते हैं क्वेश्चन पर। मैं मुझे ये बताइए, प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन, ये हमने बात की थी जिसमें हमने ये लिया था, दो अलग अलग प्लेन है, इन प्लेन से हमारा एक प्लेन पास कर रहा है, उसका रिप्रेजेंटेशन होता है ये, यानी कि आर वेक्टर डॉट एन वन वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू एन टू वेक्टर इक्वल्स टू डी वन प्लस लैम्डा डी टू। यही था। यस सर। तो इस पर हमने कोई क्वेश्चन किया था। एक चीज मैंने यहाँ पर बताई थी, इसको मैंने पूरा प्रूफ करके लिखाया था। ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म होती है। इसमें आप लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1, उसके साथ लैम्डा इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस का d2। ऐसे लिखते हैं। फिर चली गई आवाज। नहीं सर आ रही है। एग्जाम्पल नंबर 20 तो कर ली थी हमने, उसमें हमें यस सर। ये पॉइंट रखना था, ये पॉइंट रखकर हमने लैम्डा की वैल्यू निकाली थी, तो फिर बाद में लैम्डा को वहां पुट कर दिया था। ठीक है। ठीक है, इसकी बात हो गई थी। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पर अपने, जो कि है कोप्लिनैरिटी ऑफ द टू लाइन। कोप्लिनैरिटी का मतलब है, को का मतलब अलग और प्लिनैरिटी का अलग समझिए। पहले समझिए कोप्लेन क्या होता है। कोप्लेन समझने के लिए आपको कोप्लिनर वेक्टर समझने होंगे। याद है कोप्लिनर वेक्टर्स क्या होता है? बेसिकली सर आपके जो पास, हाँ हाँ, करते हैं। आपके पास दो प्लेन है। ऐसे मान लो एक प्लेन ये है और एक प्लेन आपके पास ये है। तो एक वेक्टर इस प्लेन पे लाई कर रहा है और एक वेक्टर इस प्लेन पे, तो ये कोप्लेनर नहीं है। इनको कोप्लेनर होने के लिए
इस वेक्टर को भी उसी प्लेन में लाई करना पड़ेगा, चाहे वो किसी डायरेक्शन में हो, लेकिन प्लेन उसका सेम होना चाहिए। तो कोप्लेनैरिटी ऑफ द टू लाइंस, यहाँ पर दो लाइन की कोप्लेनैरिटी की बात कर रहे हैं। इसमें आपकी एक लाइन का रिप्रेजेंटेशन है ये, और दूसरी लाइन का रिप्रेजेंटेशन है ये। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, आपका लैम्डा इज नॉट इक्वल टू म्यू। लैम्डा अगर म्यू के बराबर आ गया तो एक अलग कंडीशन बनती है। अब वो अलग कंडीशन क्या होती है, उससे पहले समझते हैं कोप्लेनरिटी की कंडीशन क्या है। कोप्लेनरिटी की कंडीशन के लिए आपको एक लाइन दे रखी होगी L1, जो के बराबर होगी A1 वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू B1 वेक्टर के। इसी तरह एक और लाइन दे रखी होगी L2, जो के बराबर होगी A2 प्लस म्यू B2 के। ठीक है, अब देखो इस एक्सरसाइज में मैंने पहले भी बताया था और मैं फिर बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना इतनी सारी चीजें हैं, सारी चीजें एक जगह मर्ज हो जाती हैं, इसलिए हम एक एक चीज को बार बार देख रहे हैं। और इन सबको करने के बाद मैं एक बार फिर से इनको दिखाऊंगा कि हमने क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ा है। देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको इन दोनों लाइंस का यूज करके एक वेक्टर बनाना है। तो वेक्टर बनाने के लिए आप क्या करिएगा, आप L2 माइनस L1 कर दीजिएगा। ठीक है, उससे क्या निकल कर आएगा आपका, एक काम करो अभी छोड़ो इसको, आप सिर्फ ध्यान रखिएगा कि अगर आप A2 माइनस A1 करेंगे। जी, आवाज कट रही है क्या? नो सर, आ रही है। अच्छा, इससे बनेगा हमारा ए बी वेक्टर। तो ये ए बी वेक्टर हमारे काम का नहीं है, कोप्लेनिटी चेक करने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। ये कंडीशन क्या कहती है, बेसिकली ये कंडीशन को मैं समझाता हूँ ये है क्या। इधर आ जाइए, यहाँ समझो एक प्लेन है मेरे पास, और इस प्लेन पर दो लाइंस है मेरी, जो कि एक दूसरे के कोप्लेनर है। एक मान लो ये लाइन है और एक लाइन ये है। तो इसको नाम दे लो L1, इसको नाम दे लो L2। अब अगर ओरिजिन से आप इसकी डिस्टेंस दिखाएंगे तो डिस्टेंस दिखाने का तरीका हो जाएगा ये, और L1 इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लेमडा इंटू B1 वेक्टर। ये B1 डायरेक्शन मान लीजिएगा। L2 का हो जाएगा A2 वेक्टर प्लस लेमडा इंटू B2 वेक्टर। अब ये बताइए, अगर ये दोनों लाइनें आपकी कैसी हैं, बोथ दी लाइंस आर इन अ प्लेन, इस दोनों की दोनों प्लेन के अंदर सेम के लाई कर रही हैं, तो इनको अगर मैं मर्ज करके, मान लो दो वेक्टर हैं ऐसे, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, इन दोनों वेक्टर को अगर मैं मर्ज करूंगा तो वेक्टर देखने में इस तरीके के होंगे। और अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा तो रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं आएगा, ये आर, ये मान लो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। अब ये जो वैल्यू आई है, इस पे ध्यान रखिएगा। बेसिकली आपको अगर कोप्लेनरिटी बोल दे, कोप्लेनरिटी, तो वो हो जाएगा A2 माइनस A1 वेक्टर। इसको आप डॉट प्रोडक्ट कीजिए B1 क्रॉस B2 वेक्टर्स। देखो, जब दो गिनतियों का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है, मान लो आपके पास ये है एक्स वाई जेड। ठीक है, अब एक्स वाई जेड की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर होगा क्या, आप क्रॉस प्रोडक्ट करो एक्स क्रॉस वाई का। एक्स क्रॉस वाई का तो नहीं करते हैं, आई क्रॉस जे का करते हैं, तो आपको पता है के वेक्टर आता है। पता है ये वाली बात? यस सर। मतलब ये हो गया कि अगर आपने ये प्लेन वेक्टर लिया इसका, ठीक है, जैसे मान लो मेरा हाथ एक प्लेन है, तो एक वेक्टर इधर है एक वेक्टर इधर है, दो वेक्टर है, एक ऊपर एक आगे बाहर की तरफ। ये मान लो आपका एक्स है, ये वाई है। तो इन दोनों को जो वेक्टर आएगा क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद वो ऐसा आएगा परपेंडिकुलर, क्रॉस यस करने। सर। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो मान लो आपकी जेड डायरेक्शन में आएगी। और ये जो आपका A2 माइनस A1 वेक्टर होगा ये किस डायरेक्शन में होगा, ये आपके इन दोनों के बीच में किसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो 90। यस सर। अब यहाँ पर डॉट की जगह आप 90 डिग्री रखोगे तो ये वैल्यू अल्टीमेटली जीरो के बराबर ही आ जाएगी। इसका मतलब कोप्लेनरिटी के लिए जो कंडीशन दे रखी है वो क्या है, A2 माइनस A1 वेक्टर
इंटू B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आई? यस सर। ये कोप्लेनरिटी की कंडीशन है, कोप्लेनरिटी की कंडीशन। अब इसकी कार्टेशियन फॉर्म कैसी होती है उसकी और बात कर लेते हैं। जनरली कार्टेशियन फॉर्म आपकी इसमें इस तरीके से होती है। इसमें ए बी सी क्या होते हैं हम इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है। देखो, आपने ऊपर L1 के लिए क्या लिखा, A1 प्लस लैम्डा B1, और L2 के लिए क्या लिखा, A2 प्लस म्यू B2। ठीक है। तो ये ये और ये चार अलग अलग डायरेक्शन, ये चार अलग अलग वेक्टर्स हैं। अब आपने क्या किया, आपको यहाँ पहले लिखना पड़ेगा कि A1 वेक्टर जो है वो किसके बराबर है, उसकी वैल्यू लिखिएगा। X1 आई कैप प्लस Y1 जे कैप प्लस Z1 के कैप, और जो आपका A2 वेक्टर है वो बराबर होगा X2 आई कैप Y2 जे कैप Z2 के कैप। इसी तरीके से जो आपका B1 होगा वो होगा A1 आई कैप, ये वो A1 नहीं है जो ये रखा हुआ है, ये अलग है, A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, और जो आपका B2 वेक्टर होगा वो होगा A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। तो आपके ना यहाँ से एक चीज समझ में आएगी, वो है आपकी XYZ। XYZ ये ए और बी के साथ रखे जाने वाले कोफिशिएंट्स हैं, और ए बी सी ये आपके बी के साथ रखे जाने वाले कोफिशिएंट्स हैं। तो इसकी जो कार्टेशियन फॉर्म होती है वो बनती है आपकी उसी फॉर्म से है। उसे अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगी तो वो वही आ जाएगा, लेकिन कार्टेशियन फॉर्म लिखने का एक तरीका होता है, वो होता है x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। दिस इज A1 B1 C1 A2 B2 C2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। ओके। अब इस पर एक एग्जांपल करते हैं। जैसे ये है, शो दैट द लाइन दिस लाइन आर कोप्लेनर। तो ये जो लाइन हमें दे रखी है ना, इसका हम यूज करेंगे। यूज किस सेंस में करेंगे, ये जो वैल्यू आपको दे रखी है ये बेसिकली आपको एक लाइन दे रखी है, और ये भी आपको एक लाइन दे रखी है, और ये आपको कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है लाइंस की। तो यहाँ से ना आप चीजें निकालेंगे। चीजें इन दी सेंस, जैसे आपने ये पढ़ा था x - x1 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू y यस सर। - y1 अपॉन B1, z - z1 अपॉन C1। इसी तरह x - x2 अपॉन A2, y y2 अपॉन B2 एंड z z2 अपॉन C2। तो आप यहाँ वैल्यू बताइए मुझे, x1 कितना होगा, y1 कितना होगा, z1 कितना होगा, अतः x2 y2 z2 कितने कितने होंगे ये बताइए। सर -3 1 5 -1 5 -1 -1 2। 2 and 5। इसी तरह आप यहाँ पर A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये लिखिए। A1 कितना है, -3 1 5 -3 1 5, एंड दिस इज -1 2 and 5। -1 2 एंड 5। अब देखिए यहाँ जो आपने ये वैल्यू लिखी है, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, कई बार यहाँ पर इसके साथ नंबर दे देता है, एक्स के साथ या वाई के साथ या जेड के साथ।
ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट वन के साथ ही यहाँ रखा जाएगा। जैसे वो दे दे 3x-2/7, ठीक है, 3x सब मत लीजिएगा, आप लिखिएगा इसको x-2/3/7/3, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से x1 आ जाएगा 2/3, और आपका a1 आ जाएगा 7/3। ये बात समझ में आई आपके? यस सर। तो देखो, उसने बोला था कि आपको बताना है कि ये कोप्लेनर है। कोप्लेनर बताने के लिए ये वैल्यूज आप ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर इसका यूज करता हूँ। कोप्लेनर है या नहीं, ये कैसे पता लगेगा? इसके लिए आपको इस इक्वेशन में रखना पड़ेगा x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, a1, b1, c1, a2, b2, c2। अगर इक्वल टू जीरो आ रहा है तो कोप्लेनर है। आप यहाँ से देखिए वैल्यू, x2 - x1 यानी कि -1 माइनस माइनस का 4, ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस का 3, ठीक है। y2 - y1, वो कितना हो जाएगा? -2,2 - 1। -2 -1, 2 - 1, और ये हो जाएगा 5 - 5। a1 b1 c1 कितना डायरेक्ट लिख लो, -3 1 5, और -1 2 एंड 5, -1 2 एंड 5। तो ये सॉल्व होकर कितना आएगा? ये आएगा आपका 1 - 2 1 0 -3 1 5 -1 2 5। डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लीजिए आप, तीन ऑर्डर का है, कितना आएगा चेक करते हैं। देखिए, 2 को एज इट इज रखिए, 1 5 2 5, -1, ये गायब, ये गायब, -3 5, -1 5, प्लस 0, 2 × 5 - 10, -1 × -15 + 5, -10, -1 × -10, यानी कि -10 + 10 = 0, ठीक है। यस सर। इसका मतलब ये प्रूव हो गया। ये जो आपने वेक्टर ऊपर लिए थे ना, जो आपको कार्टेशियन फॉर्म में ऑलरेडी दे रखे थे, लेकिन लाइन दे रखी थी, लाइन की कार्टेशियन फॉर्म दे रखी थी, वो कैसे हैं आपस में? कोप्लेनर है। अब आ जाइए आगे, एंगल बिटवीन द टू प्लेन। आपके पास दो प्लेन है, उनके बीच में एंगल कितना बनेगा, हम उसकी बात करने जा रहे हैं, ठीक है। ये फार्मूला होता है, और ये बहुत सिंपल कट फार्मूला है। वैसे प्लेन की इक्वेशन क्या होती है आप मुझे बताएंगे? सिंपल, अगर मुझे एक प्लेन की इक्वेशन लिखनी हो, इक्वेशन ऑफ प्लेन, वो क्या होती है? तीन तरीके से आपने पढ़ी थी इक्वेशन ऑफ प्लेन, आपको अलग अलग चीजें दे रखी हो सकती हैं, आप उससे पता करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे एंगल बिटवीन द टू प्लेन। आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी तो पार्ट रह गया है अभी। यस सर। अब देखिए, इसका लिखने का तरीका होता है हमारा, जैसे हमारे पास दो अलग अलग प्लेन है, तो प्लेन नंबर 1 मैं लिखता हूँ,
01 एंड प्लेन नंबर 02। प्लेन नंबर 1 का जो रिप्रेजेंटेशन है वो है आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल्स टू d1, और दूसरा है आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल्स टू d2। ठीक है, इस चीज का यूज कीजिए आप। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये n1 और n2। n1 n2 बेसिकली है क्या, मैं बताता हूँ आपका ना। एक प्लेन तो ये है, इसी के बीच से एक प्लेन और जा रहा है, ये प्लेन है, दो प्लेन हो गए। दिस इज 01 एंड दिस इज 02। होगा क्या, इन दोनों के बीच में यहाँ एक एंगल बनेगा। अब वो एंगल यहाँ इन दोनों के बीच में बनता है, लेकिन निकालने का तरीका हमारा क्या होता है कि मैं इसका परपेंडिकुलर देखता हूँ, जो कि हमारा n2 वेक्टर है, और इसका परपेंडिकुलर देखता हूँ, जो कि हमारा n1 वेक्टर है। तो अल्टीमेटली हम इन दोनों के बीच में एंगल निकाल लेते हैं, तो वो वही एंगल होता है जितना इन दोनों के बीच का होता है। ठीक है, आ रही है बात समझ? यस सर। ओके, तो उसको निकालने का जो तरीका होता है वो होता है cos थीटा इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से सवाल आ जाता है आपके एंट्रेंस वगैरह में, तो n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर डिवाइडेड बाय n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और आपको अगर पता हो यस सर। दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का तरीका भी यही होता है। यू वांट टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, और एक वेक्टर आपका ए है और एक वेक्टर आपका बी है। मान लो ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। इन दोनों के बीच में अगर आपको एंगल निकालना है तो उस एंगल को निकालने का तरीका होता है cos थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये होता है। यस सर। ये बोल रहा है इसमें एक नोट में, इफ द प्लेन आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब cos 90, इस केस में ये जीरो हो जाएगा। cos 90 की वैल्यू जीरो होती है। इसका सिंपली ये मतलब है कि अगर उसने बोला है तो आपका n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर जीरो के बराबर होगा। ठीक है, और अगर ये पैरेलल है तो पैरेलल के केस में क्या होगा? सर नेगेटिव आंसर है तो। आवाज ब्रेक नहीं करेगी मेरी? सर नहीं। देखिए, देखते cos हैं। या तो 0 डिग्री हो सकता है, cos जीरो होता है 1, या फिर cos 180 हो सकता है। इस केस में वैल्यू होगी आपकी -1। तो अगर आपके प्लेन एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब एक प्लेन ऐसे है और एक प्लेन जस्ट बगल में है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का एंगल होगा 180 डिग्री। इस केस में जो वैल्यू आएगी आपकी वो माइनस में आएगी, अदरवाइज वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, यस सर। अब ये जो आप प्लेन लिखते हैं, इन प्लेन की जो n1 वेक्टर की वैल्यू है और जो n2 वेक्टर की वैल्यू है, इनको लिखने का एक तरीका होता है, वो होता है कैपिटल A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप C1 के कैप। इसी तरह आपका दूसरा होता है, दूसरा होता है आपका A2 आई कैप B2 जे कैप C2 के कैप। तो अगर आपको cos थीटा निकालना है तो एक सिंपल तरीका ये होता है, कार्टेशियन फॉर्म जिसे बोलते हैं,
कार्टेशियन फॉर्म से सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है आपकी वेक्टर फॉर्म की, इसमें आपका आंसर नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे ध्यान देना होता है। आपका यहाँ पे ये काम नहीं होता कि वेक्टर प्रोडक्ट कैसे होगा। अब इसको अगर आपको लिखना है तो वो हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, यस सर। क्लियर है इतनी बात? ये यस सर। ये कार्टेशियन फॉर्म ही है, ये कुछ अलग से नहीं है हमारा। अब उन्होंने यहाँ पर बोला है इफ प्लेन आर एट राइट एंगल, वही वाली बात आ गई। प्लेन अगर राइट एंगल पर होगा, केस नंबर 1, इफ n1 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दी n2 वेक्टर, तो हमारा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ये 0 के बराबर हो जाएगा। और दूसरा केस है आपके पास, अगर ये पैरेलल है, तो दो लाइन जब पैरेलल होती हैं उसका एक रूल भी आपको पता है। केस नंबर सेकंड, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। इफ n1 इस पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो n2 के, तो ध्यान रखिएगा A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के। B1/B2 बराबर होता है C1/C2 के। यही केस होता है ना आपके पैरेलल का। यस सर। और अगर यहाँ बीच में एक लाइन खींच दूं तो इंटरसेक्टिंग हो जाती है। ये होता है, ये नहीं होता। यहाँ पर एक क्रॉस होता है तब जाके लाइन पैरेलल होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट उन्होंने टेक लिया है। यहाँ पर वैसे वो पैरेलल का आपने पढ़ा था लाइन के केस में, अगर लाइंस की बात करते हैं A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ये कंडीशन है तो लाइंस आपकी पैरेलल, लेकिन ये लाइंस भी हैं। यहाँ आपके पास प्लेन्स है, प्लेन को देखने का तरीका अलग होता है। उनके जो कोऑर्डिनेट्स है वो ये हैं, तो ये इक्वल होता है। अब ऐसा नहीं है कि ये पैरेलल होंगे, ये कोइंसाइड भी कर जाते हैं कई बार। मतलब एक वेक्टर आपका ऐसे आ रहा है, एक वेक्टर जस्ट ऐसे आ रहा है। सभी तो हो सकता है ना, एक वेक्टर के अंदर एक प्लेन के अंदर प्लेन रखा हो आपका, ये आपका एक बहुत बड़ा प्लेन है, उसके अंदर आपने एक छोटा सा प्लेन और रख दिया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है। इस प्लेन का जो आपका डायरेक्शन आएगा वो ऊपर की तरफ, यानी मान लो n1 वेक्टर, और उसी के साथ एक ये है जो कि है आपका n2 वेक्टर। अभी दोनों के दोनों एक साइड ही जा रहे हैं। इस केस में ये तरीका होता है कि आप इनको ऐसे चेक कर सकते हो, या फिर वो बोल दे कि ये पैरेलल है तो भी आप ऐसे चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20 देखिए, 22 दिख रही है? यस सर। देखो, उसने सीधे सीधे बोला है कि आपको एंगल फाइंड करना है दो प्लेन के बीच का। अब प्लेन जो आपको ये दे रखा है ना, ऐसे और ऐसे, ये ऊपर वाली फॉर्म नहीं दे रखी, ये आपको दे रखा है आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल टू D1। ऐसे ही आपको दे रखा है आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू D2। तो यहाँ से आपका सबसे पहला एम है n1 और n2 निकाल लेना। n1 कितना है? n1 वेक्टर है मेरे पास 2i कैप प्लस j कैप -2k कैप। और जो आपका n2 वेक्टर है वो है आपके पास 3i कैप -6j कैप -2k कैप। अब इन चीजों को यूज करना है, तो कॉस थीटा में डालना है। तो मेरा जो कॉस थीटा होगा वो होगा अंडर रूट, देखो यहाँ पर ना आपको n1 का मैग्नीट्यूड चाहिएगा, जो कि हो जाएगा 4 + 1 + 4 का रूट
अंडर रूट 9 यानी कि 3, n2 वेक्टर आपको निकालेंगे, ये आ जाएगा 24, 32, 36 और 16, 4, 40 और 9, 49, 7 आ जाएगा। यहाँ रख दो। n1 यानी कि 2 × 3 +1 × -6 -2 × -2 अपॉन 3 × 7। सॉल्व करेंगे तो आएगा 4/21। ठीक है, ये आपका कॉस थीटा आया है, थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स 4/21। क्लियर है?